हमिंग साउंड अभी भी है। सॉरी शशि everyone, we have with us honorable leader of opposition Rajasthan Assembly Shri Gulab Chand ji Kataria sahab, very learned speaker CA Shri Madhusudan Kela ji, my very dynamic chairman CA Nilesh Gupta ji in absentia, my elder brother CA Atul Agarwal ji, vice chairman CIRC, my elder brother from Chhattisgarh Kela ji is also from Chhattisgarh, so secretary CA Shashikant Chandrakar ji, past chairman of Bilwada branch Naveen Kokta ji, all respected viewers of this virtual meeting who have joined this 9th day program. This is the final day program from across the world. I can see members from UAE, from Australia, from London, from America, and of course from my own region, Central India Regional Council, have joined this program. और आप सब लोगों का जो साथ मिला 9 दिन तक कंटिन्यूअस इस टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट में, इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट में आपने जो समय दिया, जो प्यार दिया, उस सब के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और चूंकि हमारे साथ आज ऑनरेबल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब हैं और हमारे चेयरमैन नीलेश गुप्ता जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं उनका भी इस मैं स्वागत करता हूं। So now, without taking much of your time, I will straightforward handing over the mic to Honorable Chairman CIRC Nilesh Gupta ji for his opening remarks. नमस्कार, प्रणाम भाई साहब, आपका स्वागत है कटारिया साहब CIRC के प्लेटफॉर्म पर। वेरी रेस्पेक्टेड टुडेज चीफ गेस्ट परम श्रद्धेय आदरणीय कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, सीनियर लीडर फ्रॉम द राजस्थान, स्वागत है सर। और रेस्पेक्टेड टुडेज स्पीकर ऑन दिस 9th day of 9-day series on capital market and cryptocurrency outlook. Respected immediate past chairman Devender Bhai Somani ji from Udaipur, very respected secretary of Shashikant Chandrakar ji from Raipur, Atul Agarwal ji, vice chairman of CIRC from Noida, today's learned speaker, and very respected all the viewers of this 9-day series program. तो सबसे पहले तो मैं मेरे अपने व्यूवर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं कि 9 दिन से आप सबका बहुत प्रेम और सपोर्ट और स्नेह मिला, और इस नए साल की शुरुआत 1 तारीख से लेकर के आज 9वें दिन हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, और आज संडे के दिन भी हमारे साथ इतने सारे तादाद में व्यूवर्स जुड़े हुए हैं। तो दिस शोज द डेडिकेशन टुवर्ड्स द लर्निंग, this shows the dedication towards the new education towards the profession. So ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमारा चूंकि मोटो ही यह है सप्तेषु जागृति, सोए हुए लोगों में जागा हुआ व्यक्ति। आज संडे का दिन है, पूरी दुनिया आराम करती है, लेकिन आज चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। आज हमारे स्पीकर भी हमको काफी कुछ जानकारी इसमें देने वाले हैं। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम, आई वेलकम ऑल द डिग्नेटरीज, स्पेशली कटारिया साहब, मधुसूदन जी, और viewers from various part of this country and of course this globe. Welcome to the program of CIRC. Jai Hind, Jai Shri Ram. Thank you, Nilesh Gupta, Nilesh sir, for your opening remarks. Since we have with us our today's chief guest, respected Kataria sahab, he need not any introduction. He is
he was earlier Home Minister of Government of Rajasthan. उससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर, उससे पहले पंचायती राज मिनिस्टर, उसके अलावा जो है लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। और 77 से मैं 74 बोर्न हूँ और 83 में मैं राजनीति समझने लग गया था। तब से भाई साहब को मैं 11 साल की उम्र में देख रहा हूँ और आज भाई साहब जो है उदयपुर में मेरे साथ इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। एक छोटा सा निवेदन मैंने किया, चाहे वो रीजनल कॉन्फ्रेंस का था हमारी जब उदयपुर में हुई थी, और आज वापस इस प्रोग्राम के लिए एक छोटे से निवेदन को उन्होंने 1 मिनट में हाँ किया। उसके लिए मैं भाई साहब का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे CRC को आज ये जो उनका अमूल्य समय उनको दिया। भाई साहब की बहुत अभी एक अर्जेंट मीटिंग होने वाली है, तो हमने इसीलिए इस प्रोग्राम को रीशेड्यूल किया आज 3:30 बजे। So now, without taking much of your time, I straightforward handing over the mic to Honorable Gulab Chand Ji Kataria Sahab. Over to you, Bhai Sahab. मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद CIRC के द्वारा और भाई देवेंद्र जी ने जिस प्रकार का प्रयत्न किया कि आज मुझे उन डिग्निटी के दर्शन करने का मौका इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मिल रहा है। आदरणीय नीलेश जी गुप्ता साहब, आदरणीय मधुसूदन जी, आदरणीय अग्रवाल साहब और भाई देवेंद्र जी ने जो ये प्रयास किया उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। कोई भी काम 9 दिन तक लगातार संचालित करना और उन सारी डिग्निटीज को जोड़ना जो इस विषय को वर्षों से जानते और समझते हैं। और मैं सोचता हूं कि आज की तारीख में जो शेयर मार्केट है और इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिन विषयों को लेकर के आप लोगों ने अपने विचारों का मंथन किया, मैं सोचता हूं कि आगे का भविष्य इन पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। मैं सोचता हूं संपूर्ण देश का और दुनिया का बाजार लगभग इसके आसपास आने की स्थिति में चल रहा है। ये देवेंद्र जी की बड़प्पन है कि मुझे भी आप जैसे बड़ी विभूतियों से रूबरू होने का मौका मिला। यद्यपि मैं अधिक समय तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आज की देश की तरक्की जिस रास्ते पर चली है उसको 4 और लगाए जा सकते हैं, उसमें और विकास की ओर बढ़ाया जा सकता है। और इन आप सब विद्वानों के जो कुछ भी चर्चा आपस में होगी और उसमें से जो चीज निकल कर आएगी वो वास्तव में देश निर्माण में एक नींव के पत्थर की तरह से साबित होगी। मेरी तो प्रार्थना है आप सब विद्वानों से, क्योंकि मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में जरूर काम करता हूँ पर सामान्य लोगों के बीच में से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरी मंशा यही रहती है कि आपके और मेरे सबके प्रयत्न से देश के उन करोड़ों लोगों को जिनको और अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, उनको कैसे तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाए और इस अर्थतंत्र के माध्यम से जो लीकेज है उसको कैसे रोका जाए और वास्तव में व्यक्ति की बुद्धि का उपयोग देश निर्माण और व्यक्ति निर्माण की ओर कैसे आगे बढ़े, इसमें अगर हम थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें तो मैं सोचता हूँ हम उस भारत के निवासी हैं जो कभी दुनिया में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। अगर हम आर्थिक दृष्टि से भी इसको प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत करने में अगर सफल हो गए तो मैं सोचता हूँ जो हमारी अनादिकाल से जो सोच थी उसको हम वास्तव में चरितार्थ करने में सफल हो जाएंगे और कुछ वातावरण ऐसा बन रहा है कि हम शायद इसमें अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मैं आज आपकी इसकी वर्चुअल बैठक में जो भी मेरी बात सुन रहे हूँ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और भाई देवेंद्र जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सब जैसी विभूतियों से जोड़ करके मेरी चंद बात कहने का मुझे मौका दिया। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं भी आपके किसी काम में उपयोगी हो सकूं तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। मैं हर समय आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं यही बात कहकर के आप सब बंधुओं का अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
आप जैसे राजनीति जिसको कि एक अच्छा क्षेत्र आज की दृष्टि में कोण में देखें तो बहुत मुश्किल है आप जैसे लोगों का आगे बढ़ना, पर मैंने आपको बचपन से देखा है कि इस राजनीति में आप पूर्ण बिल्कुल स्वच्छता के साथ भी आज जितने ऊंचाइयों पर आप पहुंचे हैं, आपने जितने पदों पर काम किया है, और एक विरोधी हम जो पक्ष का आदमी तो ठीक है, विरोधी भी इनकी ईमानदारी पे एक उंगली नहीं उठा सकता। आज उतने बड़े आज आप हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज उदयपुर आपके नेतृत्व में इतना आगे बढ़ा है, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस उदयपुर का वासी हूं, और आज इस उदयपुर के माध्यम से इस प्रोग्राम का संचालन हो रहा है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं आपको एज ए चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम में इनवाइट करूं, तो मैंने मेरे चेयरमैन साहब से परमिशन मांगी, और मेरा ये नीलेश जी के प्रति भी थैंक्स है कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में पूरी फ्रीडम दी, और उन्होंने बोला जो देवेंद्र भाई आपको जिसको बुलाना है उसको बुलाइए, बस प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। मैं मधुसूदन केला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वो कहीं सब लोग न्यू ईयर की पार्टी और न्यू ईयर की विजिट पे थे, इस पूरे प्रोग्राम का जब हम प्लानिंग कर रहे थे तब, तो 25 से 31 दिसंबर के बीच में हमने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में प्लान किया, और सभी लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे जो सपोर्ट किया। अतुल अग्रवाल जी, मैंने जब भी इनको फोन किया जिस भी काम के लिए, तुरंत हो जाएगा भाई साहब, और मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ, या अभी ये काम हो जाएगा। तो मेरे पास अगर जब इतने स्ट्रॉन्ग एक कंधे से कंधा मिलाने वाले के चलने वाले बड़े भाई हैं, अगर शशिकांत जी, अतुल अग्रवाल जी और नीलेश जी की जो लीडरशिप है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि प्रोग्राम सफल ना होता। और आप इसका देख भी रहे हैं कि पिछले 9 दिन से लगातार टैक्स ऑडिट की डेट होने के बावजूद आज हमारा हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में काम कर रहा है, हमारा हर चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी लास्ट डेट होने के बावजूद इसमें पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड लोग जुड़े हुए हैं। और चूंकि आज भाई साहब हमारे बीच में हैं, तो मैं अब रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, और एक शब्द उनसे और जरूर कह रहा हूं कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई है, उन सबकी रिक्वेस्ट है कि सरकार तक एक बात पहुंचाई जाए कि इस बार जो है टैक्स ऑडिट की जो डेट है आई है पेंडेमिक की वजह से, और जो रिटर्न की लास्ट मोमेंट तक इनकम टैक्स की साइड में बहुत सारे परिवर्तन होते रहे, उनकी वजह से वो नहीं हो पाया। और अभी जो ऑडिट की जो 15 तारीख की डेट है, रिटर्न तो फिर भी फाइल हो गए, ऑडिट में बहुत सारा इन डेप्थ उसको स्टडी करनी होती है, जांच करनी होती है, और वो देश की रेवेन्यू को भी बढ़ाता है। तो अगर सरकार थोड़ा सा इसमें टाइमली एक्सटेंशन कर दे, तो वो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि वैसे भी रिटर्न फाइलिंग डेट तो 15 फरवरी है। तो अगर ऑडिट की डेट भी 15 फरवरी कर दी जाए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना क्वालिटी के साथ काम कर पाएगा। दूसरा एक निवेदन और भाई साहब को मैं करना चाहूंगा कि जहां जहां पर भी मिनिमम रेट, कई सारे जो टेंडर्स निकलते हैं उनमें नहीं होता है, तो एटलीस्ट मिनिमम वेजेज एक्ट वाली जो रेट है वो तो एप्लीकेबल हो जाए। कि कुछ लोग गली निकाल देते हैं, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टेंडर निकला था, उसमें मिनिमम फीस थी 1000 रुपया। मैंने कहा 1000 रुपये में कौन ऑडिट करेगा? बोले सर आपकी एक कंडीशन है ना, मिनिमम फीस प्रेस्क्राइब होने चाहिए, इसलिए हमने 1000 रुपये कर दी। कम से कम ऐसे एमडी को या ऐसे अधिकारी को जिन्होंने 1000 रुपए के अंदर पूरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑडिट का टेंडर निकाला है, उनकी तो कम से कम जांच होनी चाहिए, उनको चिट्ठी देनी चाहिए सरकार को कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं, आप वास्तव में ऑडिट कराना चाह रहे हैं या ऑडिट का मजाक बनाना चाह रहे हैं। हम लोग पार्लियामेंट की तरफ सीए एक्ट 1949 के तहत बनी हुई संस्था है, और उसके तहत हम आपके भागीदार हैं, वी आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, और हम दिन रात कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो, और चाहे आज की देश में भारत की इकोनॉमी को जो मोदी जी का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके लिए भी हम हर समय सतत रूप से आपके सहयोगी हैं। पर कुछ लोग कुछ ब्यूरोक्रेट्स या कुछ मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं सरकार और हमारे मध्य में हो गया है, तो उसको हम दूर करें। इसीलिए आज चूंकि भाई साहब हमारे बीच हैं, तो मैंने कुछ शब्द जो कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था से रिलेटेड है, वो मैंने भाई साहब को निवेदन किए हैं। तो मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि मैंने पूरे 9 दिन में कभी भी मैं इस कैपिटल मार्केट से भटका नहीं हूं, बट आज हमारे बीच कटारिया साहब थे, तो मैं थोड़ा सा इस माहौल में इसको टैक्स ऑडिट की तरफ ले गया। नाउ विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम आई रिक्वेस्ट। हाँ भाई साहब। देवेंद्र जी, आपकी बात को आप लिख करके मुझे दें, मैं केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर
सीतारमण से आपकी बात पहुंचा करके जो कुछ मुझसे मदद हो सकती है वो जरूर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब बहुत धन्यवाद आपका। मैं कल ही जो है आज ही आपको जो है हमारा लेटर बना के चेयरमैन सर और मेरे साइन से वाला जो लेटर आपको दे देता हूं सर। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि भाई साहब का जो है केंद्र सरकार के मैंने देखा है कि बहुत बड़ा कद है और करीब करीब सब लोग उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग ये जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। नाउ इसमें देवेंद्र जी, मैं भाई हाँ साहब सर, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ एक एक्सप्लेनेशन देने में कि भाई साहब हम लोग डेट एक्सटेंशन करने के लिए बहुत बड़े बेस के आधार पर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि डेट बढ़ाने से किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस नहीं बढ़ने वाली है। उसका 1 महीना और इस काम में लग जाने वाला है, जिसके लिए उसको अतिरिक्त 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी मंशा ऐसी होती है क्योंकि हम हमारे कार्य के प्रति जिम्मेदार है और हम पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग है। तो हम चाहते हैं कि जो भी काम हो व्यवस्थित हो, क्योंकि जो टैक्स ऑडिट होता है उस कार्य में बहुत ही डीप स्टडी करके और बहुत ही अंदर तक जाकर के काम करना होता है। और जो चूंकि जिस तरह से पिछले 3 महीने से 4 महीने से इनकम टैक्स की वेबसाइट जो कि बहुत अच्छी बनी है, लेकिन वो अपने अभी मतलब अभी बनी है, तो 1-2 साल उसको प्रॉपर होने में लगने वाले हैं और इस साल उसमें काफी कठिनाई आई है। और चूंकि अभी कोविड टाइम चल रहा है, मतलब ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि कोविड में कितना एहतियात बरतते हुए काम करना पड़ रहा है। तो इन सभी कारणों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको 1 महीना अगर बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से भारत सरकार के राजस्व में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। और ये डेट 15 तारीख की, अगर 15 जनवरी की जगह अगर 14 जनवरी को बढ़ाया या 15 को बढ़ाया, उसकी जगह अगर 4 दिन 5 दिन पहले बढ़ा देंगे तो व्यवस्थित रूप से काम हो पाएगा। तो धन्यवाद, आपने पधारे आप यहाँ पर और आपने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना। थैंक यू। Thank you, Nilesh sir. Now I request our past chairman of Bhilwara branch, Naveen Koktachi, though Madhusudan Kelaji is the well-known personality among the capital market, everybody knows him. It is a formal introduction, so kindly read the profile of today's learned speaker, Madhusudan Kelaji. Definitely, sir. And first of all, thank you all for giving me a chance to introduce such a great personality who actually do not need any introduction, but for sake of formality. Madhusudan Kela sir is an Indian businessman and a veteran investor from Kurud, Chhattisgarh. He is currently the promoter of MK Ventures and a member on board of various companies. He graduated in 1991 from KG Somaya Institute of Management Studies and Research, Mumbai, with a master's in management studies. Thereafter, he did equity research at CIFCO and Sheikh Khan. In 94, he joined Motilal Oswal to start its institutional desk before moving to UBS in 1996. Kela sir was awarded the Business Standard Equity Fund Manager of the year 2004 by Manmohan Singh, the President of India, the Prime Minister of India. It is really great opportunity for all of us to share, to get the knowledge and to get the expertise knowledge about the capital market from Kela sir. Over to you, Devendra sir, and thank you for giving me this opportunity. Thank you, Naveen sir. Since we have with us Kela sir, तो और उनका 5:15 बजे एक अर्जेंट मीटिंग भी है, बट स्टिल उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. ओवर टू, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैंडिंग ओवर द माइक टू मधुसूदन सर. Devendra ji, I would like to take a minute only before the starting of Kela sir. As हमारे साथ कटारिया सर हैं, तो एक चीज मैं बस और संज्ञान में लाना चाहूंगा. वैसे तो आपने और नीलेश भाई ने सारी बातें कह ली हैं, लेकिन जो हमारे प्रोफेशन की इमेज धीरे धीरे लोग जबरदस्ती में जो टार्निश कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर कि हम लोग रात सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस और सरकार के जो नियम बनाए हुए हैं उन्हीं पर हम लोग काम करते हैं. और कोशिश हमारी ये रहती है
कि जितना ट्रू एंड फेयर हम काम कर सकें। रात हम सिर्फ यही हमारी चिंता रहती है कि किसी का भी कोई नॉन कंप्लायंस ना हो और किसी भी तरीके का इवेजन, टैक्स इवेजन ना हो। जितना भी टैक्स कलेक्शन बढ़ा है सर, जीएसटी में भी जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पूरा इंप्लीमेंटेशन जो जीएसटी में हुआ है, और अगर हम हिंदुस्तान के बाहर भी बात करें सर, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, इवन गल्फ कंट्रीज में जो आपका वैट इंप्लीमेंट हुआ है, उसमें भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ही मेजर रोल रहा है। मेरा सिर्फ एक यही निवेदन सर रहेगा कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रति जो एक कहीं ना कहीं एक इमेज जो गलत बन गई है, उसको कहीं ना कहीं एक सुधारने की आवश्यकता है सर। उसमें आपका सहयोग चाहिएगा, और हम लोग दिन और रात सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ लगे रहते हैं सारे नियम और कानून के इम्प्लीमेंटेशन में भी। तो उस पर भी थोड़ा सा एक आपकी तरफ से सर आशीर्वाद आपका चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी जैसे अभी कल परसों में ही एक सोशल मीडिया में एक इमेज आई थी, लेंसकार्ट के सीईओ ने कमेंट किया कि साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट से दूर रहिए। तो मैं जहां तक समझता हूं कि जितना भी रोल, अगर आज इंडस्ट्री बढ़ रही है, अगर आज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ही अहम रोल है। कोई भी संस्था चलती है, चाहे वो अस्पताल है, चाहे आपका कोई भी संस्था है, उसमें बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फाइनेंस प्रोफेशनल्स के रोल के बिना वो संस्था चल नहीं सकती। और मैं मानता हूं कि जितने भी हम फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग एक इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, एंड नॉट ओनली इन इंडियन इकोनॉमी, वी आर द बैकबोन फॉर द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड एज ए होल। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है, हमारे नीतीश भाई ने तो 2030 में हम सबको 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट दे रखा है कि हमको इस तरीके से काम करना है कि जिससे कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मोटिव भी पूरा करें और 5 ट्रिलियन की जगह हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर पाए। सर बस यही एक हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी बात को सही तरीके से सरकार के समक्ष रखा जाए, जिससे कि जो एक गलत धारणा सरकार के कुछ कह सकते हैं कि अधिकारी हैं, उनके मन में एक गलत धारणा बैठी हुई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ नहीं करते हैं। या अभी जैसे एक दिन पहले और एक हमने एक मैसेज सुना है हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी सर का, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में करना क्या है, लैपटॉप के आगे बैठी और अपलोड करना है। अगर कोरोना कोविड है भी तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा सर, वो खाली अपलोड नहीं करनी है रिपोर्ट सर। जैसा कि नीलेश भाई ने भी बोला कि इन्वेस्टिगेशन पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना होता है, सारी एनेक्सर्स को वेरीफाई करके। और आप भी जानते हैं सर, सारे व्यापारी ई प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करते, सभी लोग डिजिटलाइजेशन मोड में नहीं है, कुछ लोग मैनुअल बुक्स भी मेंटेन करते हैं। हर एक चीज को वेरीफाई करना बड़ा एक जिम्मेदारी का काम है सर। तो ये थोड़ा सा निवेदन है सर की ये जो एक इमेज बन गई है कि हमको कुछ नहीं करना है, इस इमेज से थोड़ा सा सर सुधार की आवश्यकता है। यही एक हमारा निवेदन है। बाकी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बातों को सुना। थैंक यू अतुल सर। सर से निवेदन करूंगा वो अपना डेलिब्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सॉरी मधु सर थोड़ा आपका समय लग गया, पर हमारी कुछ भावनाएं हमें पहुंचानी थी सरकार तक। ओवर टू यू। ये बहुत जरूरी है। मैं कटारिया जी को सादर नमस्कार करता हूँ। प्रणाम सर। यहाँ पे नीलेश भाई हैं, सोमानी जी हैं, अतुल जी हैं, और मेरे सीए बहुत सारे भाई जो चंद्राकर साहब, वो मेरे गांव से ही है, उन्हें बताया हमारे गांव में बहुत सारे चंद्राकर हैं, एंड वी नो लॉट ऑफ देम रियली वेल। सो सभी भाइयों को नमस्कार, और तहे दिल से मैं संस्था का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे काबिल समझा आपके बीच में आने के लिए, और मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने के लिए, वो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई साहब, मैं वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं इनकी सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक बात जरूर बोल सकता हूँ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना भाई साहब, ये शरीर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है बेसिकली। इनके बिना शरीर नहीं चलता। वैसे ही ये जो पूरी एक आर्थिक संस्था है, आज हम जो इन्वेस्टर लोग हैं, जो कोई भी बैलेंस शीट अगर पढ़ते हैं, तो अगर उसमें किसी रेपुटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किया हुआ है, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे लिए एज ए ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ये भाई ये सीए ने साइन किया है या इस पर्टिकुलर संस्था ने ऑडिट किया है इसका, तो वी कैन टेक द नंबर्स फॉर एट फेस वैल्यू। सो जो अतुल भाई साहब बोल रहे थे, एक पूरी कम्युनिटी को एक पिक्चर से पेंट करना कि
ये लोग काम नहीं करते हैं या गलत काम करते हैं या कुछ प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल उचित नहीं होगा। ये जरूर है कि हर कम्युनिटी में हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो ऐसा हो सकता है डेफिनेटली कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम गैर जिम्मेदारी तरीके से करते हैं, पर पूरी कम्युनिटी की अगर मैं बोलूं तो ये दे आर द मस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एंड बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप इनकी बात सरकार तक जरूर ले जाइएगा मेरे माध्यम से भी, दैट they play a very crucial and a very important role in nation building. So thank you so much. I must say and clarify that I'm not a chartered accountant, but I still feel by and large this for the community as a whole. So thank you Kela sir for supporting our views. Thank you sir. तो भाई साहब ये अब तो मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ, स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली लास्ट ईयर और लास्ट 2 साल स्टॉक मार्केट के लिए बाय एंड लार्ज बहुत अच्छे थे। तो मैं बिफोर आई गो टू 2022 मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त इंडिया में पैदा हुए हैं। यू नो, एक समय इतना बलवान होता है कोई भी तरक्की करने को या कोई भी तरक्की देखने को, दैट समय से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। मैं अगर ये देखता हूँ कि मेरा जन्म 1980 में हुआ होता या 1960 में हुआ होता या फॉर दैट मोमेंट 1990-95 में भी हुआ होता, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता, क्योंकि उस समय वैसा वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट नहीं था, उस टाइप की वाइब्रेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उस टाइप का वाइब्रेंट इंडिया का एक परसेप्शन नहीं था। तो हम सब एक्चुअली अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और भगवान को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा जन्म इस मिड्स ऑफ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में हुआ है, जिसमें कि यू नो देयर इज बहुत सारा टेलविंड है। भाई साहब क्या होता है, जब बंबई से मैं जाता हूँ दिल्ली, तो जहाज पहुंच जाता है 1 घंटा 45 मिनट में, पर जब दिल्ली से बंबई आता हूँ तो जहाज को करीब 2 घंटा 10 मिनट लगता है। वो इम्पैक्ट है टेलविंड और हेडविंड का लाइफ में, राइट। तो ये जो टेलविंड है हमारे साथ अभी इस वक्त, इसको हमको जरूर कैपिटलाइज करना है, और ये अनप्रेसिडेंटेड टेलविंड है। मैं खुद कैपिटल मार्केट से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ये बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है और अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी है, और ये राइट टाइम पे आई है। दूसरा, मैं सिर्फ कटारिया जी यहाँ बैठे हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये जरूर मानता हूँ कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि मोदी जी के जैसा प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री को लीड कर रहे हैं। क्यों? और ये पॉलिटिकल नहीं है, मैं तो, मेरा दूर दूर तक कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ एक सिंपल वोटर हूँ। बट अगर आप देखिए कि इस देश में 5-6 साल में कितने सारे और कितने बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, जिससे एक जो इंडिया की ओवरऑल इमेज जो है, वो बेसिकली इट इज बीन द बेस्ट इमेज विच इंडिया हैड टिल नाउ। अगर आप देखिए आज हमारा $700 बिलियन का करीब रिजर्व होने को आ गया। जब 1992 में एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि हमको सोना बेचना पड़ा था टू गार्नर रेवेन्यू फॉर आवर ऑयल एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसी परिस्थिति से भी हम गुजर चुके हैं। तो इस वक्त एटलीस्ट हमारे को लीड करने के लिए नरेंद्र मोदी के जैसे एक नेता लीडर हैं, और बहुत सारे और पॉलिटिकल कॉम्पिटेंट लीडर हैं जो इस देश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। एंड जिस तरीके का चेंजेस लास्ट 5-6 साल में हुआ है, चाहे वो बैंकिंग के एनपीएल के प्रोविजन को लेके हो, चाहे वो जीएसटी के रोल आउट को लेके हो, चाहे वो बैंक्रप्सी कोड को लेके हो, चाहे वो डिजिटाइजेशन को लेके हो, चाहे वो 30 करोड़ जनधन के अकाउंट्स को लेके हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस में लेके हो, और चाहे वो स्टार्टअप इंडिया के जरिए एक वेल्थ क्रिएशन का जो माहौल इंडिया में बना है। अदरवाइज मुझे याद है जब मैं 1992 में आया था मैं, तो उस समय कैपिटल और रिच होना सिर्फ
30-50 लोगों का वर्चस्व था कि वही 25-50 फैमिलीज थी जो कैपिटल या कैपिटलिज्म एंजॉय कर पा रही थी। आज देखिए गली गली में ऐसे लोग हो गए हैं, शहर शहर में ऐसे लोग हो गए हैं जो वेल्थ क्रिएशन को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये मैं बात इसलिए रख रहा हूं कि इस समय एक जो माहौल है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और ये जो अपॉर्चुनिटी है, और इस समय मोदी जी के जैसा एक जो इस देश को लीड करने वाला नेता है, it creates ample opportunity for capital markets for the next 5 to 10 years. Now, if I just come specifically again to my subject, जैसे मैंने बोला कि लास्ट 20 महीने एकदम अनप्रेसिडेंटेड रहे हैं कैपिटल मार्केट के पर्सपेक्टिव से। मैंने इतना बड़ा बूम मेरे करियर में कभी नहीं देखा भाई साहब। Just to give you an extent of the appreciation which has happened, तो टोटल इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था मार्च 2020 में वो करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स था, राइट। 1.3 ट्रिलियन डॉलर विल बी रफली 90 लाख करोड़ रुपीस, राइट। अभी ये करीब 3.4 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। तो वी हैव जनरेटेड रफली 2 ट्रिलियन डॉलर्स और 1.7 ट्रिलियन डॉलर to be precise, roughly $2 trillion of incremental market capitalization in the last 20 months alone. I just repeat, $1.2 trillion of incremental market capitalization in the last 20 months alone. Or this has happened in spite of Corona being there. You know, ये कोई हल्की बीमारी नहीं थी, लाखों लोगों की जान गई इसमें, और मेरी पूरी सहानुभूति है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके लिए। पर यू नो इन दिस पीरियड निफ्टी 135% बढ़ा, मिड कैप इंडेक्स 180% बढ़ा, और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 240% बढ़ा। तो ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड बूम जो स्टॉक मार्केट में लास्ट 20 महीने के अंदर हुआ है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, इवन ग्लोबली अगर आप देखो S&P इज बीन अप 110% एंड रसल इंडिया इंडेक्स इज अप 120% रफली। तो मैं ये डेटा, ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी गो इनटू द फ्यूचर ऑफ प्रेडिक्शन। ऑब्वियसली जब एक बार इतना पैसा बन जाता है तो देयर आर टू थिंग्स व्हिच हैपेंस। वन, यू नो वी कांट एक्सपेक्ट, लोगों को एक धारणा हो जाती है कि लास्ट 24 महीने में जैसा रहा है वैसा अगला 24 महीना भी रहेगा, ये अगला 36 महीना भी ऐसा रहेगा। तो इसको एक्स्ट्रापोलेट करना मेरे हिसाब से कठिन है। ये अपने दिमाग में भी इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इतना पैसा जनरली बहुत जल्दी से बनता नहीं है। पर दूसरा जो एक है कि यू नो ये जो इंडाइसेस हैं और इस वक्त जो इंडिया का पोजीशनिंग है, मुझे लगता है कि जैसे ये कोरोना शांत होगा या जैसे ही लोग वापस रिजेंबल करेंगे काम आने के लिए, और ये धीरे धीरे करके टेपर हो ही रहा है, हमने देखा है थर्ड वेव अगेन कि काफी वीक रही है। मेरा ये मानना है कि लोग ये बात जरूर मानेंगे कि कोरोना की बीमारी दी चाइना ने और इंडिया ने उसका इलाज दिया। यू नो अपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज और अपनी वैक्सीन कंपनीज ने जो लास्ट 24 महीने में काम किया है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड, मुझे लगता है इंडिया आने वाले 5-10 साल के अंदर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होगा भाई साहब, फॉर डूइंग बिजनेस, फॉर ग्लोबल इन्फ्लोज हियर इन द कंट्री। बिकॉज अल्टीमेटली ये बात लोग भूलते नहीं है। एंड हमको बहुत सारे बिजनेसेस में आज अभी जब मैं ये बात करता हूँ, बहुत सारे मेरे बिजनेस भाई आज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं दैट यू नो ये जो चाइना प्लस स्टोरी जो है कि सबको चाइना के अलावा कोई सप्लायर चाहिए, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सबको अभी ये जरूरी है कि चाइना अभी भी चीपेस्ट प्राइस पे प्रोड्यूस करता है, पर सबको एक चाइना प्लस सोर्स चाहिए। और वो चाइना प्लस सोर्स में इंडिया
is definitely emerging as a global leader to fill that gap. आज देखिए जो अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर बुक है टेक्सटाइल वालों के पास। लोगों को अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो कुछ लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इतने ऑर्डर हैं फॉर नेक्स्ट 12-24 मंथ्स। और वो अभी बोल भी रहे हैं कि अभी तो जबकि ग्लोबल बेसिकली ट्रैवल एकदम अच्छी प्रकार से चालू भी नहीं हुआ है, लोग आके फैक्ट्री को इंस्पेक्ट भी नहीं कर पाए, तो ये ट्रेंड जरूर चलेगा। तो मेरा ये बोलना है कि इंडिया के लिए अगर मैं 1 साल का व्यू लूं सिर्फ 2022 का, तो 2022 में डेफिनेटली इतना पैसा बनने के बाद वन शुड एक्सपेक्ट कि थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी इस साल में। एंड इस वॉलेटिलिटी में हमको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि बड़ा थ्रेट होगा ये। जो आदमी को पैसा लगाना है उसके लिए तो अगर भाव थोड़े वॉलेटाइल रहे, थोड़े घटे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा ना कि अगर एक परपेंडिकुलर स्पीड पे बढ़ते भी रहेंगे तो वो ठीक नहीं है। 2022 में एक जो ट्रेंड और हमको देखने को मिलेगा वो होगा, काफी सारी इन्फ्लेशन की बातें होगी, ग्लोबल इन्फ्लेशन की बातें होगी काफी सारी, जो कि अभी ज्यूरी आउट नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में कि इन्फ्लेशन परमानेंट रहने वाला है या ये ट्रांजिटरी है। पर डेफिनेटली इन्फ्लेशन की टॉक परसिस्ट करेगी। और जो अभी फेडरल रिजर्व का जो लास्ट स्टैंड्स जो चेंज हुआ है, अगर आप देखिएगा 2000 जनवरी 24 में फेडरल रिजर्व ये बोल रहा था कि 2024 तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, पर अभी लास्ट मीटिंग में उन्होंने ये बोला है कि इस साल ही, जो बेसिकली इंडिकेशन है, जो हम एक प्लॉट पॉइंट बनाते हैं, टिप पॉइंट जो इंडिकेट करता है, इस साल में 3 बार यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंका ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसकी इन्फ्लेशन इज रियल और इस बार उसको लेके इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली बढ़ेगा। बट मेरे जैसे आदमी के लिए जो स्टॉक मार्केट बहुत क्लोजली देखते हैं, उनके लिए गुड न्यूज है कि एक बार जब हम ये देख रहे हैं कि 2024 तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, पर अब ये हो गया कि 2022 में भी 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, पर फिर भी मार्केट्स इतने रिजिलियंट हैं और वर्चुअली लाइफ हाई पे है बेसिकली। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ड्राइव करना चाह रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे पर एकदम उससे घबराहट की जरूरत नहीं है बेसिकली। थर्ड पॉइंट जो है कि लास्ट 6 महीने में डेफिनेटली इंडाइसेस वाइज हमने ये देखा है कि काफी सारा कंसोलिडेशन हुआ है। लास्ट 6 महीने में डाउ जोन्स में भी कंसोलिडेशन हुआ है। लास्ट 6 महीने में काफी सारे इमर्जिंग मार्केट्स हैव नॉट डन वेल। पर जो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया एक्चुअली हैज बीन अ यूनिक स्पॉट। अगर आप देखिए लास्ट 12 महीने में चाइना का मार्केट 30% घटा है और इंडिया का मार्केट 24% बढ़ा है। मैं रिपीट करता हूँ, चाइना का मार्केट 30% घटा है और इंडिया का मार्केट 24% बढ़ा है। इंडिया एक्चुअली हैज बीन द टॉप 5 मार्केट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया हैज बीन एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। तो मुझे ये लगता है कि इतने साल से ये इतना बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो चाइना में जा रहा था, चाहे वो एफडीआई के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट के थ्रू हो, पार्ट ऑफ दैट मनी हैज स्टार्टेड गेटिंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स इंडिया। भाई साहब, अगर ये एक बात मैंने अपनी अच्छी प्रकार से रख दी ना, तो मेरा आज यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। और वो बात मैं रिपीट करके बार बार बोल रहा हूँ कि इंडिया का टाइम बहुत अच्छा है। इस समय एक अपने पास एबल लीडरशिप है। हमारा परसेप्शन दुनिया में काफी चेंज हुआ है। जिस हिसाब से हमने कोरोना को इंडिया में कंट्रोल किया और पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन और दवाई बना के दी, इससे मुझे लगता है कि इंडिया का एक परसेप्शन वर्ल्ड वाइड और भी आगे जाके सुधरेगा। और चूंकि पूरी दुनिया का डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा था कोरोना के पहले, मेरा ये फर्म मानना है कि अब लोग चाइना +1 की तरफ बहुत ध्यान देंगे और वो काफी सारे सेलेक्ट सेक्टर्स में, काफी सारी सेलेक्ट जगह पे हमको
वो देखने को ऑलरेडी मिल रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, केमिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, बहुत स्पेशलिटी केमिकल हो, बहुत जगह पे वो हमको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और मैं 30 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, स्टॉक मार्केट पढ़ता हूँ, कॉर्पोरेट्स पढ़ता हूँ। मुझे ये पता है कि ये जो ट्रेंड है ना, ये जल्दी से चेंज नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि आज चालू हुआ और 1 साल में चेंज हो जाएगा। ये तो पहला साल है इस ट्रेंड का, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस ट्रेंड में और मोमेंटम आएगा, ये ट्रेंड और बढ़ेगा। ये अब बहुत जल्दबाजी में चेंज होने वाला नहीं है। सो एक बहुत अहम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानना। दूसरा मुझे लगता है कि ये 2022 और यहाँ से अब जो एकदम इजी पैसा था स्टॉक मार्केट में कि किसने कहीं पे भी अंगली रख दी और उसका पैसा बन गया लास्ट 2 साल में, मुझे लगता है वो टाइम चेंज होगा। अभी अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी बैलेंस शीट्स को बहुत अच्छी प्रकार से समझने के लिए, बिजनेसेस को बहुत अच्छी प्रकार से समझने के लिए बहुत थरो काम करना पड़ेगा। और ये आने वाला जो मार्केट है ये मोर सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक होगा। तो जो आदमी मेहनत करके कन्विक्शन के साथ जो शेयर ले पाएंगे और जो कन्विक्शन के साथ वो शेयर पे बैठ पाएंगे, उनका पैसा इस साल भी बनेगा और आने वाले 10 सालों में भी बनेगा। तो अब थोड़ा ज्यादा मेहनत का टाइम आ गया है, और साथ में हमको रिटर्न जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको डेफिनेटली टोन डाउन करना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि 100%, 200%, 300%, 400% रिटर्न जो लास्ट 2 साल में बना है वो अगले 2 साल में भी बनेगा, ये एक्सपेक्टेशन करना गलत होगा। क्योंकि भाई साहब ये बड़ी सिंपल बात है ना, आज कोई बिजनेसमैन इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाता है, इतनी बड़ी रिस्क लेता है, हजारों लोगों को एम्प्लॉय करता है, राइट, इतने गवर्नमेंट के साथ लाइसेंस करता है, पॉलिसी रेजिस्टेंस देखता है, वो अपने कैपिटल में कितना रिटर्न बनाता है। सब चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है कि मैक्सिमम रिटर्न पॉसिबल आरओई ऑन द कैपिटल ऑफ एनी बिजनेस इज एनीवेयर बिटवीन 18 to 24%। अगर आप 18 to 24% कमा रहे हो तो आप बहुत अच्छी कंपनी हो। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर नॉट इवन मेकिंग 18%। तो अगर स्टॉक मार्केट में मैं 18 से ज्यादा कमाते रहूं और बिजनेस वाले 18 कमाने को स्ट्रगल कर रहे हैं, तो या तो बिजनेस वाले बहुत बेवकूफ हैं या स्टॉक मार्केट वाले बहुत ज्यादा होशियार हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं जिनकी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ वो लोग 18 भी नहीं कमा पा रहे और मैं 100, 200, 300 कमाता ही रहूंगा हमेशा के लिए। तो इसलिए रिटर्न का एक्सपेक्टेशन थोड़ा हमको टेपर डाउन करना पड़ेगा इस साल के लिए और आने वाले आगे टाइम्स के लिए। तो ये हो गया। अब भाई साहब मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरा जो 30 साल का अनुभव है उसके रिलेटेड मैं कुछ चीजें शेयर करूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं चालू करता हूं कि हमारा बहुत समय इसमें जाता है कि कब लेना है और क्या लेना है। भाई साहब ये गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये गलत है स्टॉक मार्केट के लिए कि कब लेना है और क्या लेना है। सही क्वेश्चन ये है कि कितना लेना है, कहाँ लेना है और कितने समय के लिए लेना है। क्योंकि अगर आज स्टॉक मार्केट में 2 तरीके के लोग आते हैं। एक आता है जो इनकम खोज रहा है, जो ये देख रहा है कि भाई मेरे को मधु केला मिल गया, कोई बाजू में ले जाके एक टिप दे दे और वो टिप लेके मैं शेयर ले लूं और 100-200 रुपया कमा के या 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा के बेच दूं। तो वो तो बेसिकली इनकम कमाने की बात हो गई। बट अगर मैं ये देखूं कि ये इनकम कमाने का नहीं बल्कि ये वेल्थ कमाने का जरिया है, राइट, ये इनकम के लिए नहीं है मार्केट, ये वेल्थ के लिए मार्केट है। तो अगर आप वेल्थ के लिए आए हैं यहाँ पे तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपको कितना लेना है, कहाँ पे लेना है और कितने समय के लिए लेना है। तो ये ना, अगर इस बात का आपने आंसर कर दिया तो मार्केट की बहुत सारी उलझन
हाँ सुमन। मतलब सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। इतना समय हमारे नेता प्रतिपक्ष कटारिया साहब ने निकाला और वो आपकी बात सुन के उनको बहुत जल्दी मीटिंग में जाना था, वहां से 3 रिमाइंडर आ चुके हैं और वो आपको सुन रहे थे। हाँ। तो उनको फाइनली मीटिंग में जाना है तो वो विदा ले रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप कैरी ऑन रखिए सर। जी सर। तो मैं भाई साहब बोल रहा था कि अगेन जो दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करना चाहूंगा, एक तो मैंने चाइना वाली और इंडिया चाइना +1 वाली बात रखी। दूसरी वैल्यू जो मैं यहाँ पे रियल में पुटअप करना चाहूंगा वो ये होगी कि आप राइट क्वेश्चन पूछिए स्टॉक मार्केट में कि कितना लेना है, कितने समय के लिए लेना है और कहाँ पे लेना है। दैट यू कम टू द स्टॉक मार्केट टू क्रिएट वेल्थ एंड नॉट टू जनरेट इनकम। जो लोग इनकम जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, जो ट्रेडर हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट को इनकम का जरिया बनाया है, मैं उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं इन्वेस्टर्स की बात बोल रहा हूँ कि आपको अगर आप जिस दिन आपने ये क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया कि मुझे कितना लेना है और कितने समय के लिए लेना है और कितने समय के लिए रखना है, तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो बेसिकली जो मेरी लास्ट 30 साल की लर्निंग है कि आप अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न अतुल जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अतुल जी आपको म्यूट करना पड़ेगा सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ये जो सब्जेक्ट है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर आपने कितना कमाया, ना कि कौन सा शेयर लेके आपने कितना कमाया। तो मैं ये बात और गहराई पे नहीं समझाना चाहता हूँ बिकॉज ये सभी यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पर आज आप खुद ही अपना कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट का और इन्वेस्टर का सबसे बड़ा जो फ्रेंडली टूल है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। और अगर आपने 1 करोड़ के कैपिटल को 15 साल के लिए 15% से भी अगर कंपाउंड किया 30 साल तक के, तो वो आपको 100 करोड़ से ज्यादा रुपया दे देगा। सिर्फ 15% मैं बोल रहा हूँ, पर पूरे पोर्टफोलियो पे बोल रहा हूँ। तो पूरे पोर्टफोलियो पे कमाना है, 15% ही कमाना है और 30 साल के लिए कमाना है। तो सिर्फ अगर आप 1 करोड़ भी लगाओगे तो ये पैसा 100 करोड़ के ऊपर हो जाता है अगर आप डिसिप्लिन के साथ पूरे पोर्टफोलियो को ढंग से इन्वेस्ट कर पाए तो। अब अभी हमने जब रिलायंस में मैं जब रिलायंस ग्रोथ फंड चलाता था तो मैं और सुनील जो साथ में मिलकर हमने जो काम किया वहां पे 2002 से हमने जो चालू किया, 2002 से 2019 तक के करीब हमने 20% प्लस कंपाउंड रिटर्न बनाया था। उससे हमारी जो एनएवी 12 रुपए की थी वो करीब 1200 हो गई इन दिस टाइम पीरियड। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप 15% तक का रिटर्न अपना कंपाउंड कर सकते हो, पर आपको पूरे पोर्टफोलियो पे करना होगा। सो मैं जो पॉइंट अगेन एम्फसाइज करके बोल रहा हूँ that it is important to understand that we have to compound money on the whole portfolio and not focus on 1 or 2 or 3 individual companies and not focus on buying or selling these companies, because that will give you certainly some income and some high that I made money in XYZ place, but it will not give you the kind of capital which you need. Then one more thing is that lot of people personally feel that काफी इतना बड़ा बुल मार्केट हो चुका है तो अभी वो सब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। लास्ट 20 साल से स्टॉक मार्केट में भाव कहां से कहां पहुंच गए और बहुत सारे भाव देख के हमको बहुत घबराहट भी होती है कि इतने हाई प्राइसेस पे हम कैसे खरीद लें। जो कोई भी स्टॉक का भाव देखो, जैसे आज एशियन पेंट 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, डीमार्ट का 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, आईसीआईसीआई बैंक का 5 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप हो गया, एचडीएफसी बैंक का 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। तो बहुत सारे जो लोगों ने नीचे के भाव देखे हैं उन लोगों को अभी ये एक असमंजस्य है दैट हम ये लेवल पे कैसे पार्टिसिपेट करें
या ये काफी भाव बढ़े हुए हैं, तो मैं एक दो बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे। अमेरिका जैसी कंट्री जो इतनी डेवलप कंट्री है और जहाँ पे कैपिटल मार्केट हमारे से कई गुना ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, वहां पे भी अभी लास्ट ईयर भी 30% पूरे इंडेक्स के ऊपर रिटर्न बना, और वहां पे इंडिविजुअल कंपनीज में कितने सालों से कितना पैसा बन रहा है। यहाँ तक कि एप्पल की जैसी जो कंपनी है, इसका मार्केट कैप पिछले 5 साल के अंदर 5 गुना हो गया, विच इज रफली $3 ट्रिलियन। सो आई थिंक that the opportunity basket is only expanding. So there is no need to fear that the markets have gone up and the stock prices has gone up. So there is going to be no opportunity. I think market is full of opportunities. हम आपको यही एक अच्छे लेंस के साथ उसको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड एनालाइज करके बॉटम अप स्टॉक अपॉर्चुनिटी और बॉटम अप सेक्टर अपॉर्चुनिटीज अभी भी हमको बहुत सारी ये मार्केट्स में देखने को मिलेगी बेसिकली। सो सिंस I am specifically here for 2022, so let me just come back to what I believe is likely to be some of the sectors apart from China Plus which are likely to do well. So I am personally quite optimistic on मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज जो गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स लाई है अभी, जिसमें 5% का बेनिफिट है, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो गारमेंट हो, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये 5% का जो बेनिफिट आया है, प्लस एक जो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो इस बार गवर्नमेंट का जो फोकस है, विच विल ऑल्सो लीड टू लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is also seeing ample opportunity from export perspective. So ये पूरे एक manufacturing sector जो has not done so well because of the low capex by private sector companies in the last 10-15 years, मुझे लगता है ये पूरा manufacturing sector is likely to do very very well, whether it is engineering goods, whether it is textiles, whether it is pharmaceutical, whether it is select chemical companies. तो अगर आप सेक्टर की तरफ देख रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तरफ बहुत पैनी निगाह से देखिए, यहाँ पे काफी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी होगी। तीसरा मुझे लगता है बाय एंड लार्ज द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर विल डू वेरी वेरी वेल इन द नेक्स्ट 2-3 years, बिकॉज काफी सारा क्लीन अप ऑलरेडी हो चुका है पूरे सेक्टर एज ए होल में। देखिए कितना भयंकर प्रोविजन सब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लास्ट 5-7 साल में किया है। करीब 11 लाख करोड़ का प्रोविजन पिछले 6-7 साल में हुआ है फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स अलोन। तो जितना उन्होंने पैसा कमाया पिछले 6-7 साल में पूरा प्रोविजन के रूप में चला गया है, तो उनकी बैलेंस शीट रिलेटिवली बहुत क्लीन है। they are trading at very attractive valuation of 0.5, 0.6, 0.7 time book value. They are trading at below 5-6 PE multiple of normalized earning. And even some of the NBFC companies and even some of the private sector banks, which have seen very, very significant cleanup in the last 5 years, are likely to do well. In my view, over the next 4-5 years, the capex cycle will kick off. The manufacturing sector will kick off the capex cycle. The demand for loan over the next 5 years will be definitely much higher than what it has been in the last 5-6 years. And we will see that there has been a lot of consolidation of banks and NBFC companies in the last 5 years. There are hardly 10 banks which are left in India which can even do more than 1,000 crore rupees of loan for capex purpose. So I personally believe that the pricing power for banks will come back, and banks and financial services in general will do really well. You need to do stock specific work on banks and NBFC companies. So don't believe the sector as a whole.
but within the sector, some of the banks and financial services companies will do extraordinarily well, according to me. Then one more sector I would like to talk about is real estate, because all of you know the last 15 years have been very, very tough for the real estate sector. The real estate sector has not gone anywhere. So have the real estate prices. I sold a flat in Bombay in 2008-9, and we are in 2022 now. More or less, the price is the same. So real estate sector has gone through a lot of time correction, tremendous amount of regulatory changes, whether it is RERA or whether it is compliance, whether it is rules relating to FSI and the government permissions. It is also consolidated. It is actually consolidated a lot. So if there were 500 real estate companies which participated in the boom up till 2008, I think maximum 10% of these companies will be able to participate, and there will be a lot of consolidation going forward in the real estate as well as in the infrastructure sector. So I would think that in an environment where inflation is the real worry, and considering the fact that post the corona, जो लोग 2 bedroom के घर पे रहते थे उनको 3 में जाने का है, 3 में रहते थे उनको 4 में जाने का है, 4 में रहते थे उनको 5 में जाने का है. So I think by and large the demand for the real estate and housing will be very, very high in the next few years to come. Couple that with consolidation with the fewer players, and also see that real estate sector of the overall market capitalization is still less than 1% of the overall market capitalization, or maybe 1.2%. If I include all of these companies together, which was close to 7-8% in 2008-9. So I think the select real estate stocks will do very well. Select real estate and infrastructure stocks will do really, really well in this year and over the next few years time. So I would like to conclude by saying that India's time has come. I am very, very optimistic about the prospect of the Indian market from a next 5-10 year perspective. Last 2 years, we have generated a lot of return. So the return expectation has to be very moderate going forward. But if you are a person who is wanting to generate consistent return over the next 10-15 years, I would think India will still be a good investment destination from a foreigner perspective. And also, अभी आप देखिए कि यहाँ इंडिया में भी फिक्स्ड इनकम में क्या रिटर्न है, 5% ब्याज भी नहीं मिल रहा है. If you put your money in the banks, if you can make anywhere between 10 to 15% return on your overall portfolio in equity, I think it will be a very good return compared to the money which you can make anywhere. This is going to be a stock specific market, as I explained, and now the time has come where we actually devote time to find out gems and not just blindly put money anywhere. So with that, Somani, I would say that I will conclude my part of the speech, and I'm open to any questions which are there. So with that optimism that there is still a lot of money to be made in India, chartered accountants are in a very good place to do analysis, and you must do analysis of various businesses and the companies, and have faith and try and generate return on your overall portfolio rather than looking for stock specific opportunities to create income. Thank you so much. Thank you, Madhusudan sir, for such a wonderful lecture on this capital market outlook. आपने एक बहुत ही मूल मंत्र दे दिया कि आप एक्सपेक्टेशन जो है जैसी 2021 में हुई है वैसी ना रखें. और एक सही बात है कि अत्यधिक ग्रीड जो है वही नुकसान कराती है. आपको अपनी क्वालिटी पे, अपने जो
फंडामेंटल्स है उस पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई होती है, प्रमोटर्स अच्छे हैं और अगर आपको उस कंपनी में कॉन्फिडेंस है तो आप लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे इन्वेस्टेड, लंबे समय के लिए उसमें मल्टीप्लाई करें और उसके लिए निवेशित रहें। नाउ आई रिक्वेस्ट एवरी पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पुट ऑन क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स, बिकॉज चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस मिस हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में जो है अपने 1 by 1 क्वेश्चन दें, तो हम जो है केला सर से 1 by 1 पूछ के उसको आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सर एक ही रिक्वेस्ट है, आई विल नॉट बी एबल टू एड्रेस एनी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन, सो प्लीज डू नॉट encourage asking any stock specific question. Definitely sir. And please put a proper disclaimer, because you know we will end up speaking about a lot of sectors, about some companies as example. So this is not an invitation to buy any stock or sell any stock. As per SEBI, we are required to make this disclaimer that, you know, whatever I speak, I may have interest in what I'm speaking. So you are advised to consult your advisor or analyze what you are doing and then act on it, basically. हाँ जी सर, हम लोग पूरा जो सेबी की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उन सबका पालन करते हुए इस प्रोग्राम को करेंगे। और हमारे व्यूअर्स भी ऑल आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपकी लिमिटेशन हमारी लिमिटेशन को डेफिनेटली समझते हैं और उसी के तहत हम काम करेंगे। तो नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज डू नॉट पोस्ट एनी कंपनी स्पेसिफिक क्वेरी। तो उसके बाद अब जो आप विदाउट कंपनी स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो आप प्लीज करें, तो वी विल टेक 1 by 1। आई रिक्वेस्ट अतुल जी, प्लीज आप एक क्वेरी दीजिए जब तक मैं ऑफिस पहुंची। बिल्कुल सर। केला सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एज यू हैव राइटली मेंशन्ड दैट अर्लियर चाइना वाज improving like anything, but since last couple of years, instead of India started growing into especially into the industrialization and employment and all. So मेरा एक सवाल है कि जहां तक मेरी जानकारी है उसमें somewhere in 2018 China decided to close all yellow and red industries, and these industries have been started moving from China to India and Indonesia. So few of the industries have been shifted to India and few of the industries have been shifted to Indonesia. So, what would be the electronic industry, because China was with full of electronic industry and majority of electronic industries have been shifted to India. Any impact of that shifting in India, especially on the electronic sector? सर ये पॉजिटिव होगा अतुल जी, बिकॉज अगर ये देखिएगा ना कि चाइना में जो कारण थे वो बड़े डिफरेंट थे। वहां बहुत पोल्यूशन था, 20 साल पहले ये फैक्ट्रियां लगी थी which were not been able to comply with the pollution guidelines, right? और वहां पे चाइना में पावर का कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है, जो फ्री में सरकार वहां पैसा दे रही थी। देन मनी इज आल्सो टाइटनिंग, कि चाइना का डेट टू जीडीपी हैज क्रॉस्ड मोर देन 300%, you know, which is in a way an alarming situation. So sometime the government will have to control this. तो मुझे लगता है ये जो ट्रेंड इंडिया में है ना, क्योंकि अब जो आप नहीं कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हो, pollution control is a must. You can't discharge any material, you know, and in India is very strict about it. So पहले दिन से आपको उसको pollution के लिए compliant रखना पड़ता है। And more importantly ना, as we see more companies like Apple come and do business in India, तो जैसे एक मारुति है ना भाई साहब, उसके आजू बाजू कितने thousands of ancillary companies डेवलप हो गई। वैसे यहाँ पे जब एक एप्पल आएगा ना, तो जो वो मैन्युफैक्चरिंग एप्पल का एक्चुअली चालू होगा। और आप अगर देखिएगा ये सरकार ने 15% टैक्स क्यों किया, यू नो, ये आपके और मेरे अलावा 100% कहीं ना कहीं से तो ये सब कंपनीज का रुझान था। और इन्होंने बोला होगा कि भाई ये टैक्स रेट जो है वो हमारे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक है, इसीलिए तो नए बिजनेसेस के लिए 15% इंटरेस्ट हुआ है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर अतुल भाई देखिएगा ना, तो इंडिया का अट्रैक्टिवनेस बढ़ते जा रहा है। और ये 1-2 साल का ट्रेंड नहीं है भाई साहब, ये मुझे लगता है 5-10 साल का ट्रेंड है और ये धीरे धीरे करके एक्सेलरेट होगा। And sir, how about ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम उन्होंने शुरू करी थी, इन्वेस्ट इंडिया करके, where they have come up with lots of subsidy
where they started lots of incentives. PLI is one of the part of that. So what do you feel like, because these foreign investment is coming to India, there is an inflow of foreign currency, that is also a part of it is 100%. See, 5% PLI for a lot of businesses is very, very large. Take for instance, if you take a textile business, जहाँ पे कि 12-15% का EBITDA मार्जिन होता है, उसमें अगर मैं 5% PLI दे दूं, तो मेरा बेसिकली आई एम इंक्रीजिंग माय EBITDA मार्जिन बाय 33%, राइट? और ये PLI ऐसा नहीं है कि मैं कस्टमर को पास ऑन कर दूंगा, क्योंकि मुझे नगद तो मिल नहीं रहा है PLI, ये तो जो मैं पैसा लगाऊंगा उसके ऊपर मुझे एडवांटेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, राइट? तो अगर आप देखिए, सरकार अगर 2 लाख करोड़ का PLI दे रही है, तो 5% अगर 2 लाख करोड़ होना है, तो 40 लाख करोड़ का टर्नओवर होना है टू गेट टू 2 लाख करोड़ रुपीज ऑफ PLI बेनिफिट. और ये 40 लाख करोड़ का इंक्रीमेंटल टर्नओवर, बिकॉज PLI इज नॉट अवेलेबल फॉर योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स. इट इज ओनली applicable for the new capacity which you put up and for specific sectors and companies. So 40 lakh crore rupees of new turnover will come. Assume that this 40 lakh crore rupees only generates 12-15% EBITDA. We are talking of 5 lakh crore rupees of new profit, EBITDA profit, only by this one scheme. डेफिनेटली सर. सर, हमारे पास व्यूअर्स के अलग अलग सेक्टर वाइज कुछ आए हैं, तो आउटलुक ऑन टेलीकॉम सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर. तो एक बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो हमारे पास समय बहुत कम है, तो हमने कहा कि इनमें से आप कौन सा सेक्टर प्रेफर करेंगे? बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो हमने डिटेल में बात किया और मैंने काफी बोला कि काफी मेरा बुलिश स्टैंड है बैंकिंग सेक्टर के बारे में. एंड लेट मी टेल यू, व्हेन आई से बुलिश, इट डजंट मीन कि ये अगले 1 महीने के अंदर शेयर बढ़ जाएंगे. मेरा बुलिश स्टैंड है फ्रॉम अ नेक्स्ट 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव. इसमें वॉलेटिलिटी होगी, हो सकता है 1 महीने के अंदर घट भी जाए, कि ये तो कोई बोल नहीं सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ 3-5 ईयर पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा लगता है फाइनेंशियल सेक्टर. आई थिंक टेलीकॉम सेक्टर अगेन मुझे लगता है वर्स्ट इज ओवर. हमने काफी बड़ा कंसोलिडेशन देख लिया. जो 15 प्लेयर हो गए थे 2010 में, वहां 15 प्लेयर से अभी लेट्स से 2.5 या 3 प्लेयर रह गए, राइट? एंड वहां के जबरदस्त कंसोलिडेशन. अगर आप देखिएगा, अपने को टेलीकॉम बिल से ज्यादा भेलपुरी खाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, तो ये इतना सस्ता रह नहीं सकता है इन टाइम्स टू कम. एंड आगे जाके टेलीकॉम टैरिफ बढ़ेंगे, जिससे कंपनीज को काफी फायदा होगा. एंड अब 2 या 3 कंपनियां जो रह गई है, they will generate tremendous amount of cash over the next 10 years. So telecom sector पे outlook अच्छा है. Any decline can be used to buy shares. अरुण कासर जी का हमारा क्वेश्चन है, सर, what do you feel about the defense sector and hotel sector? So defense sector again is very selective, sir. It's a very complex business to do. Defense sector will be one of the big beneficiary of Atmanirbhar Bharat or Make in India. And I personally feel that, some amount of manufacturing which has not happened in India of defense company, of defense related, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में नहीं हुई है पिछले 50-60 साल में, वो अगले 5-10 साल में होगी. और उसका इनिशियल साइंस हमको ऑलरेडी दिखने लगा है बेसिकली. होटल सेक्टर. होटल सेक्टर अगेन शुड डू वेरी वेल सर, इन दैट पोस्ट द कोरोना, अब जो लोग सरवाइव हो गए लास्ट 2-3 साल में, द सेक्टर हैज नॉट डन वेल. स्पेसिफिकली the hotels which are catering to higher end of tourist 5-star and 4-star hotels, they did not do well because of the over capacity. Now there is a consolidation to put up a new hotel now. It is very complex and it requires huge investment, so old hotels will actually do well. Now there are only 3 or 4 listed companies, so I expect them to do well. दिनेश कोठारी जी का क्वेश्चन है, सर, हाउ केमिकल इंडस्ट्रीज विल रिएक्ट इन दिस सिनेरियो? So sir, chemical
we can bifurcate into 2 or 3 parts. One, there has been by and large huge surge in chemical stocks in the last 2-3 years. So you will have to be very stock specific. When you're buying a chemical company, you will have to understand the underlying chemical, what these companies are producing, the underlying demand and supply of those chemicals. कहीं पे चाइना में सप्लाई एकदम ज्यादा डिसरप्ट हो गई थी, उसके लिए भी भाव बहुत बढ़ गए थे. तो वो कौन सी केमिकल कंपाउंड से जिनकी सप्लाई डिस्टर्ब होने से भाव बढ़ गए थे. तो मैं बोलूंगा कि बाय एंड लार्ज you can't take a sector view on the chemical and specialty chemical. It will be more stock specific bottom up analysis. But by and large, I would like to be careful on chemical companies because valuations are very high and very stretched. You know, so you have to be very careful. Within this, some companies will do very, very well. But you have to be by and large be careful when you're buying a specialty chemical company and just don't blindly buy. डेफिनेटली सर, यह तो एक मूल मंत्र है कि आप एक अच्छी इंडस्ट्री जो जिसका ग्रोथ ओरिएंटेड हो वो करें, उसके अंदर वापस कुछ कंपनियां अच्छी परफॉर्म करेगी, कुछ नहीं करेगी, तो आप उसमें अगेन वापस सर्च करेंगी कौन कंपनी पर अच्छी है. सोमानी जी, ये केमिकल कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है बिकॉज कोई भी केमिकल कंपनी बेसिकली आप 3 या 4 प्रोडक्ट बनाते हो. अब वो 3-4 प्रोडक्ट में कभी सप्लाई एडिशनल आए वर्ल्ड वाइड, तो इनकी डिमांड अब नॉर्मली इट्स नॉट ए कंज्यूमर प्रोडक्ट कि भाई आप साबुन बना रहे हो तो बिकते ही जाएगा और 15% साल दर साल डिमांड बढ़ते जा रही है. लेकिन वैसा नहीं होता ये इंडस्ट्री में. कॉम्प्लेक्स, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while investing in these companies. At the same time, if you get a right investment, you know, one of my portfolios is a chemical company. Extremely bullish on that chemical company, but I know what they're doing and I know how their positioning is. अशोक मेहता जी का क्वेश्चन है, आफ्टर बिकम 5th इंडियन इकोनॉमी, thereafter where will be the index? सर ये इंडेक्स का एक नंबर है, यू नो, हमको ये इंडेक्स का नंबर दिखा के मीडिया वाले कितने सालों से बोल रहे हैं कि 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, यू नो, 25,000 हो गया. ये इंडेक्स का नंबर विल रिफ्लेक्ट व्हाट इज द कलेक्टिव अर्निंग. इट इज नॉट इन आइसोलेशन. लाइक एन इक्विटीज इज अ ग्रोइंग एसेट क्लास. इट्स नॉट लाइक गोल्ड और रियल एस्टेट जो आपने लेके रख दिया और वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है. साल दर साल यू नो अच्छी कंपनियां 10-15% से अपना मुनाफा इजाफा करती है. तो टिपिकली स्पीकिंग अगर वैल्यूएशन वहीं का वहीं भी रह गया तो जितनी अर्निंग ग्रोथ हो रही है उतना तो इंडेक्स को बढ़ना चाहिए ना. नाउ दैट डजंट हैपन एवरी ईयर, व्हिच इज व्हाई देयर इज वॉलेटिलिटी. सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इन माय लाइफ टाइम इफ आई सी इवन 2 लाख का इंडेक्स. डेफिनेटली सर. हम एक और चीज, चूंकि कोरोना की 3rd वेव ऑलमोस्ट आ चुकी है, मार्केट उसको ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहा है और हम लोग सब उसको रोज जो केसेस आ रहे हैं उसको देख ही रहे हैं. तो मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके चलता है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने 3rd वेव के जो होने वाले जो है उसको पचा लिया. उनको लग रहा है कि इसके सिम्टम्स कम हैं और इसमें डेथ कम है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है. और जिस तरह से पहली वेव से पहले जो घबराहट थी कोरोना क्या होगा कैसे होगा और सारा जो है, अब हम चूंकि पहली और वेव 2 देख चुके हैं, हम उससे यूज टू हो चुके हैं. तो आपको लगता है कि जब बहुत सारे केसेस बढ़ेंगे, जब ये पीक पे होगी, तो एक छोटा करेक्शन मिलेगा और उस करेक्शन में हमें जो इन्वेस्टर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इसमें एंट्री करने में अभी तक बाहर रह गए, अपने प्रोफेशन में बिजी थे, अब सबको कमाता हुआ देख रहे हैं, वो रिटर्न फाइल करते हैं, देखते हैं कि 30 लाख का उसका प्रॉफिट हुआ, 50 का उसका हुआ, वो मैं भी रिटर्न भरने के साथ साथ कहीं अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कर लूं, तो वो क्या उनको एक मौका मिल पाएगा? आप क्या सोचते हैं? भाई साहब देखो, बाजार कभी भी नॉन कारण के कारण रिएक्ट नहीं करता है. दिस इज द फंडामेंटल थिंग. तो कोरोना अभी वेरी वेल नोन थी, तो मुझे नहीं लगता है कोरोना की वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट बाजार में होगा. और खास करके ये जो वेव है ना, ये ऐसी है, ये ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी. तो द नंबर्स विल राइज लाइक व्हाट वी हैव सीन इन साउथ अफ्रीका, व्हाट वी आर सीइंग टुडे इन यूके.
numbers are crazy, but the markets are at a lifetime high. आप देखो अमेरिका में 10-10 लाख के नंबर आ रहे हैं रोज, और वहां पे डाउ जोन्स इंडेक्स इज हिटिंग लाइफ हाई एवरी डे. तो क्यों इंडिया में डिफरेंट होगा? पर मार्केट में करेक्शन कोई भी दूसरी वजह से आ सकता है. मार्केट में करेक्शन कोई तीसरी वजह से भी आ सकता है. तो मैं डेफिनेटली आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई को ये बोलूंगा कि आज जो मैंने मूड पॉइंट रखा है ना भाई साहब, कि आप किसी दूसरे के रिटर्न को देख के इन्वेस्ट मत करो. आप तो इन्वेस्ट इसलिए करो कि इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और दूसरा, आप इन्वेस्ट अपने पूरे पैसे के ऊपर कितना रिटर्न कर सकते हो ये देखो. आप लोग सब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो rather than being stock specific and making money in one or two companies, if you can make 15%, 12% return on your overall saving, that should be the focus. And उसके लिए डेफिनेटली मैं बोलूंगा, कोई भी कारण से अगर 10-15%, 20% बाजार घटता है, रीजन विल ओनली बी नोन लेटर. वी कांट प्रेडिक्ट द रीजन टुडे. तो डेफिनेटली शेयर लेने का है. बिल्कुल, बहुत ही एक बड़ा मूल मंत्र आपने दिया. आप अपने गोल के साथ, अपने विजन के साथ, अपना एक विजन और उसको लेके रहें मार्केट के साथ. और अगर आपको लगता है जहां पे भी करेक्शन आता है तो आप उसमें एंट्री करें. होता क्या है हम लोगों के साथ, या जो हमारे एक साइकोलॉजी होती है, जब बाजार बढ़ रहा होता है तो हर समय आदमी आता है कि साहब इसमें मंदी आ जाए तो मैं लगा दूं, और जब जैसे ही मंदी आएगी वो बोले और थोड़ा नीचे जाएगा तब मैं लगाऊंगा. तो वो उसको मंदी को सुमानी जी, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको, जी that सर. if you think you are not someone who is full time in this, and if you think that you have a lot of other things which you have to look after, then it is better that you give your money to someone who you trust, because ये ना बड़ा स्किल का काम है. ये कोई पार्ट टाइम किसी ने फोन और मैं पैसा कमा लूं ना, ये सिर्फ हैंडसाइट में होता है. अरे यार उसने फोन किया था, मैंने लगा देता और कमा लेता. ये बड़ा स्किल का काम है, बहुत टफ काम है. कि अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे अच्छे लोग आ गए हैं. अभी म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे AIF मैनेजर्स अच्छे हैं, बहुत सारे PMS वाले मैनेजर्स अच्छे हैं. whoever you trust, you possibly give your money to them rather than you doing it half-heartedly or you doing it with half information. तो वहां पे उससे एक अच्छा क्या होता है ना, एक तो आप अपना पूरा पैसा लगा सकते हैं, तो your whole money is working. दूसरा, at least you have a bigger chance with a professional rather than you doing it half-heartedly. You will not believe, even though I'm a professional investor, but wherever I find a very competent manager, I give my own money. Like, I do not think that I was very competent to invest money into startups, or I did not understand the technology world as much as I should have understood, right? And neither do I have the time to understand. So I gave that portion of my money to Mohandas Pai and his family, and I think they are doing a fabulous job. उन्होंने इतनी अच्छी कंपनियां खरीदी है जो मैं कभी नहीं खरीद सकता था. तो इफ आई बिलीव तो सारा काम मुझे ही आ जाएगा, तो वो नहीं आ सकता है. तो भाई, अगर आप कोई काम करके पैसा कमा रहे हो तो इस हार्ड अर्न मनी को हाफ हार्टेडली मत इन्वेस्ट करो, हाफ इंफॉर्मेशन के साथ मत इन्वेस्ट करो. डेफिनेटली एक और मूल मंत्र हमें केला साहब ने दिया है कि जैसे हम इनकम टैक्स में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ हमारे मित्र GST में एक्सपर्ट, कुछ हमारे मित्र फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं, उसी तरीके से कुछ हमारे मित्र जो कैपिटल मार्केट में एक्सपर्ट हैं, हमें उनकी सर्विसेज लेनी चाहिए. और 9 दिन के जो हमारे जो डिफरेंट स्पीकर आए, सभी का यही व्यू कुल मिला के निकल के आया कि अगर आप फुल टाइम इस काम में हैं तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज आप जो है या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू या प्रोफेशनल्स की मदद और जो इस फील्ड में लंबे समय से काम करते हैं तो आप ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे. देवेंद्र भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि प्रोफेशनल के पास एक बार जब पैसा दे देते हो ना, तो बाय एंड लार्ज उसको हमेशा इन्वेस्टेड रहना होता है.
जब आप खुद दिमाग लगाते हो ना, आपको लगता है ये अभी करेक्ट करेगा, ये तो घट रहा है अभी और घटेगा, कोई आके कान में बोल के ले चला जाता है कि अगले क्वार्टर का रिजल्ट खराब आने वाला है, कोई दूसरा कान में बोल के चला जाता है कि भाई ये बेच दे, वो दूसरा ले दे। तो आप हमेशा फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हो, और आप जब करते हो तो बायस हमेशा आपके पास होता है। बेचते समय भी बायस होता है कि मैं बेचूंगा और बहुत बढ़ जाएगा, लेते समय बायस होता है कि जब मैं लूंगा घट जाएगा। तो पूरा पैसा आपका ऑल द टाइम काम नहीं करता है। जब पर आप प्रोफेशनल को देते हो ना, उसका मैंडेट ही ये होता है कि आपके पैसे को पूरे टाइम बाजार में इन्वेस्ट करके रखें। आप दिल पे हाथ रख के बोलो, आप खुद बाजार में काम करते हो। जब 2020 कोरोना आया, उस समय आपको घबराहट नहीं थी क्या कि क्या होएगा देश में, पता नहीं। अगर आप खुद अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते तो आप बोले होते मैं कैश कर लेता हूँ यार, अभी ये तो कोरोना के कारण देश की हालत बहुत और खराब होने वाली है, फिर मैं ले लूंगा। फिर क्या होता, फिर जाके 50% 100% ऊपर ही लेना पड़ता, क्योंकि जब तक कोरोना की क्लैरिटी आई तब तक कितने निफ्टी 15,000 हो गए। बिल्कुल सर, मैं मार्केट में सर 92 इवन जब मैं कॉलेज में था तब से इन्वेस्टेड हूँ। और पहली बार जो है जब कोरोना आया तब एक था कि यार क्या, पहला थॉट आया कि क्यों ना सेल करें, बट जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसकी वजह से थैंक्स टू गॉड कि पता नहीं उस समय क्या भगवान ने सद्बुद्धि दी कि आई हैव इन्वेस्टेड मोर इन्फ्यूजन 20% मोर कैपिटल इनटू द कैपिटल मार्केट। 20% इन्फ्यूजन की वजह से मेरा पोर्टफोलियो काफी थोड़े ही टाइम में पूरा ही प्रॉफिट में आ गया। पहली बार मैंने एक अच्छे प्रॉफिट का रिटर्न भरा, बाकी हम आइदर एवरेज रिटर्न और एवरेज। This is come to you after 25 years of tracking capital market on a consistent basis. मैं वही तो पॉइंट बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको कंसिस्टेंटली ट्रैक कर रहे हो, and if you think you are professional in this, then you should do this yourself. But if you think you are not, then you should give your money to someone else. सर एक आपने इंडिविजुअल स्टॉक के लिए मना किया है, बट डेफिनेटली बट जो हमारे व्यूअर्स या 9 दिन का हमारा जो ये सेशन चला आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं आईटीसी पे। तो एक बहुत ही फंडामेंटली बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई इश्यू नहीं है, फंडामेंटल गुड कंपनी है, एक अच्छा डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है। व्हाट इज योर व्यूज इफ यू कैन? Sir, with generally I don't talk, but ITC is a large company. So, with disclaimer, whatever we have disclaimed, that please don't implement my advice, but I'm happy to give it advice. ITC is a good company. And I think, again, जो चीज बहुत चल गई है ना साहब, वहां पे बहुत कमाने को नहीं रहता है, वो तो जो नहीं चला है वहीं पे कमाने को होता है, राइट? सो अभी आईटीसी में जो सबसे बड़ा इशू है वो है ESG का, बिकॉज वो टबैको बिजनेसेस में है, बहुत सारे फॉरेनर इस कंपनी को लेने को तैयार नहीं है। अब वो कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, कैसे वापस वो फैंसी आएगी, वो एक बड़ा मूड क्वेश्चन है। और दूसरा, ये आईटीसी का बिजनेसेस कब बाइफरगेट होगा, क्योंकि रियल वैल्यू तो तभी बनेगी जब मैं एफएमसीजी को अलग ले जाऊं, होटल को अलग ले जाऊं, पेपर को अलग ले जाऊं और सिगरेट के बिजनेस को अलग से लिस्ट कर दूं। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, I think it's a very good investment. I'm part of the portfolio, but I wouldn't put very large investment in ITC yet till the time I see these things changing. And again, as I tell you, मैं professional हूँ, I track these things on a day-to-day basis, so I'm quite confident जब ये change होगा, मुझे idea लगेगा. Sir, your views on crude and commodity prices, if you are tracking. So, in the short term, I think because there has been huge disruption and no supplies have come up in crude, so short-term crude prices will remain elevated in my view, and so will be the case with commodity prices. Because अगर आप देखिएगा ना, ये decarbonization की वजह से नया investments तो ये सब sectors में जा नहीं रहा है। People want clean energy, people want clean sectors, people want carbon-free world. बट एट द सेम टाइम आज इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए सबसे ज्यादा तो एल्यूमिनियम और कॉपर चाहिए या लिथियम चाहिए, राइट? आगे किसी को तो वो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, इवन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो आई थिंक बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि
जो हमने लो प्राइजेस देखे थे कमोडिटी सेक्टर्स के 2019-20 के पहले, वो प्राइजेस का वापस आना बहुत टफ है, एंड दिस बिजनेसेस विल डू वेल। हमारे व्यूअर हैं वैभव यादव जी, is it advisable for senior citizen to invest in lump sum in mutual funds and start systemic withdrawal plan for their day-to-day expenses? It depends on the need, sir. But you can't generalize this question. You know, अगर आपका need नहीं है, तो as I said, आप equity में regularly invest कर सकते हो. But अगर आपने invest किया है, like you know, let's say if you have invested till the age of 65, and if you need small money every month for the next 15 years, then that might be a good idea. That you know you have taken this as an investment vehicle all your life, and you're now saying that whenever I need the money, it is liquid. It is as liquid as bank deposit. The day you want to redeem, your money comes back in 24 hours. And I am still confident that even for that senior citizen, if I take over a period of view, it will still make me better money than bank deposit. What is your views on gold, sir? Honestly, no view. I don't think we are going to see a big upside or downside move on gold in the near term. Sectors to avoid at current valuation. All fancy companies, all companies where valuations are extremely high, all companies where there are stories and stories being built up to justify valuation, all companies where you are seeing 2030 में ये हो जाएगा, 2040 में ये हो जाएगा. At least I am avoiding a lot of those kind of stories. You know, you are seeing abnormal hype in a lot of this worldwide also. Abnormal hype in a lot of this, you know, clean energy stocks. ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो भाई साहब जिधर रियल अर्निंग और कैश फ्लो आपको समझ में आता है ना, उधर ही दिमाग लगाओ. बाकी you can put a small portion of your portfolio in some of these companies, but not a large part. सर एक और क्वेश्चन था कि कई बार दो व्यू आते हैं सर. एक आता है कि जो एक जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, वो डे टू डे वॉच करके या ईयरली बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को लुकअप करके और उसमें समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं. और एक वो हो गया कि हमने तो ले लिया और भूल गए, और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन देखती है कि इसमें से कोई इन्फोसिस निकल गया, कोई सिप्ला निकल गया, या कोई बहुत बड़ा मल्टीबेगर अमेजोन निकल गया. तो विच स्ट्रेटजी इज बेटर, सर? So sir, I am in the middle path because I do it for my living. So I don't change my portfolio like every day, every week, every month. But I am very, very alert, right? You know, कि हमको ये लगता है कि जहां कहीं पे भी कंपनियां जो फंडामेंटल थीसिस से आपने कोई कंपनी लिया है ना, अगर वही चेंज हो गया, तो लेट अस से फॉर इंस्टेंस आई बाय a manufacturing company today which has 50% import duty. Tomorrow, if the government comes and says that import duty is being slashed from 50% to 10%, and there is a fundamental change in the business itself which has happened, then I will go and sell it. I have no hesitation. You know, हमने कोई कंपनी को पैसा दिया कि वो टेक्सटाइल का धंधा करेगी, कल वो प्रमोटर के नहीं चला दिमाग और उसने जाके बोला मुझे तो स्टील प्लांट लगाना है, I'll go and change. I buy some company at 10 P multiple. If the P multiple and with the appreciation goes to 50 or 60, and I don't think that that valuation justify my being there, then I'll go and sell. So I am a very alert investor, I would say, that you have to be very alert. Ultimately, it is your own money, and you can't take this approach कि मैंने लिया तो मेरा बेटा बेचेगा. कितनी सारी कंपनियां रहेगी नहीं बेटे को बेचने के लिए. If you have that attitude. Which mutual fund is good for 15 years? Large cap, small cap, or mid cap? Abhishek ji. I think it's a combination you should do. And the other advice which I would give, that you should not have more than 10 mutual fund schemes, because there are more than like 2,000 mutual fund schemes which are there, and there are more than 30 fund houses. Each one of them will justify that they are doing a great job. But if you have the capability to go and invest in 50 mutual fund scheme, then you might as well buy 50 stocks.
राहुल मेहता जी का क्वेश्चन है सर, इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज फंड, विच वन इज बेटर? I would prefer actively managed funds. तो सर आपके बहुत सारे हमने क्वेश्चंस का जवाब लेने की कोशिश करी और आपने उसका बड़ी ही आपने बुद्धिमत्ता से और अपने जो एक्सपीरियंस से जो व्यूअर्स को समझाया, तो आज मुझे भी बहुत ज्ञान मिला। मेरे को 20-25 साल हो गए, बट इन 9 दिनों में मैंने बहुत कुछ लर्न किया। हमारे अतुल जी ने और शशिकांत जी ने भी बहुत लर्न किया। हर दिन हम लोग बहुत सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स सीखा होगा। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि 2022 जो है वो इस हमारी जो 9 दिन की सीरीज है ये आज समाप्ति की ओर है। तो बहुत सारा आपको ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा और सबसे बड़ी चीज हमारे इन्वेस्टर को नुकसान ना हो और वो अपनी वेल्थ में एनहेंसमेंट करें और एक अच्छा रिटर्न कमाएं, यही हमारी मंशा थी। इसी मंशा के लिए हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया था और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमने सबको रिक्वेस्ट करी थी और बहुत ही एक खूबसूरत प्रोग्राम डिजाइन हुआ और आप सब लोगों का जो प्यार मिला, सहयोग मिला, उस सब बहुत बहुत आपका आभारी। और क्योंकि आज हमारे साथ शशिकांत चंद्राकर जी हैं और मधुसूदन केला सर भी छत्तीसगढ़ से हैं, तो मैं शशि भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने 2 शब्द कहें। So, Bhaija, Over to you, Shashi bhaiya. before I wind up, I would just once again emphasize that my coming here would be relevant if I can emphasize on this one point, that आप लोग इंडिया में अगले 10, 15, 20 साल के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखिए, पूरे पोर्टफोलियो पे रिटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ देखिए. If you can generate return on your entire portfolio and if you can invest money wisely, if you know it yourself, do it yourself. If you don't know it, please give it to a professional you trust. वो उसका 10% वो खुद कमा लेगा. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर वो कुछ कमाएगा तो ही कुछ आपसे ले जा सकता है, अगर कमाएगा नहीं तो क्या लेके जाएगा. तो if you focus on generating return on your entire portfolio, it will be very, very wise. And this is my single most advice to all of you, that please do not focus. It's a beautiful opportunity. It's a time for India. Please do not waste this time in trying to generate some income by buying and selling shares. Please treat this as a serious wealth creation vehicle, and the time is just right. And I do not think this journey is over yet. We are going from $3 trillion to $10 trillion. So what has got generated in the last 5,000 years, maybe 3 or 4 times of that will get generated in the next 10, 15 years. So there is ample wealth creation, which is still left to be done. And I wish everyone takes maximum advantage of this. Thank you so much. बहुत ही खूबसूरत शब्दों में मधुसूदन जी ने बताया कि हमें लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्ट करें, न कि एक ट्रेडर की तरह. डेफिनेटली वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर नॉट द ट्रेडर. सो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ 5 साल, 10 साल, 20 साल और एक अच्छी कंपनी में अच्छे प्रमोटर्स के साथ निवेश करें. यही कुल मिला के 9 दिन का एक सार की बात हमें मिली है. और चूंकि सर को वापस एक अर्जेंट मीटिंग जाना है, इसीलिए आज हमने अपना शेड्यूल 3:30 पे स्टार्ट किया था. और नाउ आई रिक्वेस्ट शशिकांत चंद्राकर जी, बिकॉज ही इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो आज हम उनको प्रिविलेज देते हैं कि वो हमारा इस कार्यक्रम का अंतिम दिन का वोट ऑफ थैंक्स दें. तो ओवर टू यू शशि भैया. थैंक यू देवेन भाई. सर शशि भाई वोट ऑफ थैंक्स दें. मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा विद द परमिशन ऑफ मधुसूदन केला सर, अगर परमिशन दें सर. तो हाँ यार, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज. तो जितना मेरा मानना है और जितना मैंने अभी स्टडी किया है, आई एम 100% विद द केला सर दैट India is growing like anything, and especially after the schemes which have been introduced for foreign direct investment, as central government has opened the market for foreign direct investment in India, and lots of state governments are having various incentive schemes which are directly related with the foreign direct investment also. So I'm sure if we as a chartered accountant can also contribute in this foreign direct investment in India, I'm sure achieving this 10 trillion economy would be very easy,
and we all need to understand what all schemes are prevailing in the state. Like जैसे अभी शशिकांत चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ स्टेट में भी शायद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए तकरीबन 2005 एकड़ लैंड को आइडेंटिफाई करके उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है। इसी तरीके से हमारे यहाँ यूपी में एक यूपी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2017 एंड 2020 है, जहां पर if there is a mega investment, and mega investment means investment is for more than 200 crores, then the state government is giving a subsidy to the extent of the capex which is there. So if we, the chartered accountant, can guide our clients or the investors who are outside India, who are willing to come to India for establishing manufacturing in India, where we can arrange the facility for getting incentives, I'm sure in the time to come we would be able to achieve the market very soon. And definitely there would be an option for the chartered accountants also to contribute more in achieving the 10 trillion economy. This is all what I would like to say. Now over to Shashikant ji for formal vote of thanks. Thank you, Atul sir. Really, today's session, that is the 9th day of 9-day series of capital market and crypto asset analysis, wonderfully organized by CIRC in the able leadership of our chairman Nilesh Gupta ji and CP committee chairman Deven Somani ji, and due guidance from the Atul Agrawal ji. Thank you everyone for CIRC team for organizing such a very wonderful series of program for the benefit of CA members all across the globe. Friends, before going to the formal vote of thanks, really I feel very proud to share this virtual dais with Honorable Madhu Kela sir. I am very much familiar to his elder brother in the past, but जो भी उनकी 30 सालों की जो अनुभव है इस शेयर मार्केट और मार्केट से रिलेटेड, उसकी निचोड़, उसकी सार हम सबको उन्होंने शेयर किया, और डेफिनेटली जो बातें उन्होंने कही निश्चित तौर पे सारे सीए मेंबर्स, सीए फ्रेटर्निटी के लिए ही बहुत यूजफुल रहेगा, सो दैट दे कैन गिव प्रॉपर एडवाइस टू देयर क्लाइंट्स आल्सो, एंड दे विल generate their own wealth creation in the better way. Friends, I give very much thank to CA Madhu Kela ji for giving his valuable time in the busy schedule for the CA members from the CIRC. And I also would like to thank in absentia Gulab Sen Kataria ji, leader of opposition Rajasthan Assembly. And I would also like to thank Chairman CIRC Nilesh Gupta ji in his absentia for organizing such a very wonderful program. And last but not the least, I would like to thank each and every officers and staff of CIRC for organizing such a wonderful series for 9 days, giving logistic supports and other things for the organizing these webinars. So once again, I would like to thank each and everyone, and I am very much hopeful that in past 9 days you have got a lot knowledge about share market and crypto assets, so you can be very easy for you to how to invest, where to invest. I am right, Madhu sir, कितना लगाना है और कहाँ लगाना है और कब लगाना है, that would be the question. नहीं सर, या कितना लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है? शशि भाई आपका लगा हुआ है ना पैसा? सर आपसे जरूर कांटेक्ट में रहूंगा। ठीक है, चलिए, ओके सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू। सिंस आपको जाना है हम ये प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे साथ सहयोग इसी तरह बनाए रखें, और आपके जो भी सजेशंस हैं हमें CIRC@ICI.in या हमारे जो रीजनल काउंसिल मेंबर्स हैं, नो डाउट हम लोग 28 फरवरी तक हैं, पर फिर भी जब तक हैं और उसके बाद भी आगे के लिए भी है वो जरूर करते रहेंगे। यस सर, आगे के लिए भी है सर, नो इश्यू। इसमें देवेंद्र भाई आप कहें तो मैं एक बात, स्पीकर साहब तो नहीं है, मैं एक बात अपने अटेंडीज से कहना चाहता हूँ। एज फार एज क्रिप्टो इज कंसर्न, क्रिप्टो इज
an upcoming market. And I would like to share one thing to the viewers who are present here. Definitely crypto transactions are taking place on WazirX, but kindly be careful while you do the transaction on WazirX. WazirX is a platform, nothing else, but the report which is being generated through WazirX, that report is not up to the expectations of the stakeholders or the government. Because while you are investing in crypto or in a Bitcoin, you might be investing, let's say, in dollars, but you might be selling, then you might be selling it in pounds. Then WazirX is not giving a report where they can give you the conversion rate. So in that case, what is happening? Let's say if you have purchased in dollar and you are selling in pound, then quantity in dollar maybe they are in positive side and quantity in pound maybe there in a negative side. So this kind of gap is there in WazirX. So whenever you do any transaction at the WazirX platform, be careful and see, you have to maintain your own record related to the currency change. If you are doing transaction in the same, it will not be any hurdle, but if you are doing the transaction in a different currency, then you have to be very careful and you have to take that record. Because as a chartered accountant, whenever you are going to file your return, especially either in terms of other income or capital gain, then you have to reconcile your accounts. And if you are not able to reconcile your accounts, it would be very difficult to calculate actual gain or loss. This is what crypto is concerned, I would like to add. And I'm बहुत ही अच्छा आपने, in the time to come, crypto is going to be again a very important currency. So let us be very careful. And we need to be very cautious because ED is again putting lots of search and surveys. So if we have all documentary evidences, then only we can protect ourselves. This is all I would like to tell you. डेफिनेटली सर, अतुल जी आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया। हम लोग वी ऑल आर वी हैव जस्ट दिस फॉर नॉलेज पर्पस वी हैव एडेड दिस क्रिप्टो. वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो और शेयर मार्केट, just giving the information to the members so that based on that information they will take their own decision. Because we are not recommending any type of stock, we are not recommending any type of industry, we are not recommending any type of investment in either in equity market or in commodity market or in crypto. We are just sharing the knowledge, what the industry leader think about this, and you take your decision after or after proper study. So now समय बहुत हो चुका है सर, और हम इसी प्रोग्राम को यहीं कंक्लूड करते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. आंसर बंद कर दीजिए.